नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे दुनिया में भारत की धाक। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। आज अमेरिका के राजदूत एरिक गारसिटी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत में रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में एरिक ने कहा कि अगर आप भविष्य देखना और महसूस करना चाहते हैं तो भारत आइए। अगर आप भविष्य की दुनिया के लिए एक काम करना चाहते हैं तो आपको भारत जरूर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पढ़ाने और उपदेश देने नहीं आते, बल्कि यहाँ सुनने और कुछ सीखने आते हैं। एरिक के बयान से यह साबित जरूर हो जाता है कि आज भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अगर दुनिया देख रही है कि केवल 10 वर्षों में भारत की साख और हैसियत कैसे पूरी दुनिया में बढ़ी है, ये पूरी दुनिया ने अब देखा है। और इस खास विषय पर हमारे साथ में बात करने के लिए खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ में रमेश शर्मा जी जुड़े हैं, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ में अजय श्रीवास्तव जी भी है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ में है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। कल्पना शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है, मैम आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। राधा वल्लभ शारदा जी भी हमारे साथ में है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। विभांशु जोशी जी हमारे साथ में जुड़े हैं और इस पूरे खास मुद्दे पर बात करने के लिए सभी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है। सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले दादा राधा वल्लभ जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के राजदूत की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर हमको दिशा देखनी है या कुछ सीखना है तो भारत में आना चाहिए। भारत में रहना, उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? अमेरिका के राजदूत ने शायद भारत का इतिहास नहीं पढ़ा। भारत एक समय में सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो उनको ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वो इसको पढ़ें, भारत के इतिहास को। ठीक है, आक्रांताओं की वजह से हमारा देश लुटा पिटा, लेकिन सनातन संस्कृति जो आज से हजारों साल से चली आ रही है, हम गरीबी में भी रहे और अमीरी भी देखी है हमने, लेकिन हमारी संस्कृति में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये संदेश उन तक पहुंचना चाहिए कि भारत का इतिहास पढ़ें। हजारों टन, मतलब जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, तो आज भी वो सोने की चिड़िया है। आप राजस्थान चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, या फिर किसी मारवाड़ी के यहाँ चले जाइएगा, बिल्कुल आपको उसके यहाँ सोना आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल अगर आज देश का सोना फिर इकट्ठा किया जाए तो मैं सोचता हूँ सोने की चिड़िया यथावत है। अब रह गई धाक की बात, तो हमारे यहाँ पिछले 60 साल में, ये जो 10 साल को छोड़ दे, पिछले 60 साल में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा चलती रही और एक छत्र राज्य रहा। हमें, हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम था, आज भी नहीं मालूम है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। बिल्कुल हमारे यहाँ किताबों में से ये चीज को हटा दी गई, उसको पढ़ाया ही नहीं गया ना। तो हमारे बच्चे ये कहाँ से सीखेंगे कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। बिल्कुल तो मेरा कहना ये है कि सोने की चिड़िया था, है और आगे भी रहेगा, और अब उम्मीद ज्यादा हो गई। बिल्कुल क्योंकि पिछले 10 साल में जो कुछ भी हमारे देश में हुआ है, उसको दुनिया ने, पूरी दुनिया ने, सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया ने सराहा है। कोविड काल में हमारे देश के, तब मेरे ख्याल से शायद 135 करोड़ के करीब जनसंख्या होगी। बिल्कुल 135 करोड़ लोगों को, जो चाइना और अमेरिका और विदेश की कोई भी देश नहीं कर पाया, वो काम भारत ने किया। और भारत ने सिर्फ अपने देश के लिए नहीं किया, उसने अपनी चीज दूसरे देशों में, मतलब भारत की धाक कैसे, आदमी जान का मोहताज हो रहा था, उसको अपनी जान जा रही थी, लेकिन भारत ने अपने देश के साथ, भारत के प्रधानमंत्री, मैं तो सीधी बात करूँ ना, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझ और बूझ और उनकी टीम का सहयोग, उसकी वजह से विदेशों के लोगों को भी ऑक्सीजन मिली है। बिल्कुल वो जो बनाया था इंजेक्शन, वो इंजेक्शन वहाँ भी गया था और उन लोगों को भी लगा और उनकी जान बची। और वो लोग आज, मेरे भी कुछ रिश्तेदार बाहर हैं, वो ये कहते हैं कि अगर उस समय ये हमें नहीं मिलता तो शायद आज हम आपसे बात नहीं कर पाते। बिल्कुल तो भारत की धाक तो है, इसमें
कोई शक दो राय नहीं। बिल्कुल ठीक है। विभांशु जोशी जी, जैसा कि राधा वल्लभ जी ने कहा कि भारत तो आज भी सोने की चिड़िया है, अगर हम पूरे भारत का खजाना एक जगह रख दें तो पूरी दुनिया उसे देखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की चिड़िया जब आज भी भारत है सोने की चिड़िया, तो इसको पढ़ाया नहीं गया है, इसको किताबों से हटवा दिया गया है। आप क्या सोचते हैं कि जो अमेरिका के राजदूत हैं उन्होंने कहा कि भारत में रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, तो क्या दुनिया भारत की ओर एक आशा की निगाहों से देख रही है? क्या अमेरिका ये समझ चुका है कि अब भारत के साथ रहना है, दुनिया में अगर कायम अपनी उपस्थिति मौजूदगी दर्ज करानी है तो भारत के साथ रहना होगा? बिल्कुल, जो अमेरिका के माननीय राजदूत महोदय ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, और वही नहीं, आज की तारीख में पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि यदि संस्कृति किसी के पास है तो वह सिर्फ भारत के पास ही है, और यदि संस्कृति में वास्तव में जीना है, बढ़ना है, तो भारत में रहकर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। राधा वल्लभ जी ने भी बिल्कुल बात सही कही, भारत सोने की चिड़िया थी और रहेगी भी। लेकिन पिछले सालों में जो आधुनिक भारत को हम जिससे देखते हैं, हमारे यहाँ इन्वेडर्स आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को अलग दिशा में लेके गए। देखिए, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति दो तरीके की होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति पूरे दुनिया में गई, तो मूर्त और अमूर्त, तो जो मूर्त मतलब हमारा ताजमहल तो पूरी दुनिया ने देखा, जो इनटेंजिबल अमूर्त कल्चरल होता है उसको पूरी दुनिया नहीं समझ पाई। अब देखिए, इसकी शुरुआत यदि हम देखें 2014 से, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद से ही उनका ये बड़ा अवसर था कि वो भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। इसकी शुरुआत में आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने काशी से, बनारस से ही चुनाव लड़कर इसकी सूत्रपात कर दी। काशी से वो चुनाव लड़े और काशी को पूरे दुनिया में आगे, पहले भी था काशी, हमारे रमेश शर्मा साहब बताएंगे कि काशी का क्या महत्व है, तो वो आगे बढ़ाया उन्होंने। और यही नहीं, आप देखिए, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में योगा को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पर मनाए जाने की जो बात रखी संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने, और आपको ये जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी कि दुनिया के अनेक देशों ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार किया था, और 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाना स्वीकार किया था और मनाया भी था। तो हमारी सांस्कृतिक छवि पूरी दुनिया के सामने जब से आई है, तब से दुनिया को समझ में आया कि भारत ही एक ऐसा देश है। दूसरा, एक जो स्वच्छता का जो अभियान भारत में चला, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाया, वो भी भारत के लिए एक स्वर्ण मुकुट साबित हुआ है, क्योंकि स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा होता है। दुनिया के देशों के लोग जब भारत में आते हैं और वो जब स्वच्छ भारत को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका दिल भारत में, भारत की संस्कृति में रम जाता है। बिल्कुल, और उनकी निगाहें भी बदल जाती है, देखने का नजरिया दोनों बदल जाते हैं। कल्पना शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि विभांशु जोशी जी ने कहा कि गुजरात से लेकर काशी के संगम तट और काशी के संगम तट से लेकर के विश्व पटल पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में बताया और उसकी अलग ही पहचान बनाई है, एक कारण ये भी गिनाया कि जो स्वच्छता अभियान जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने चलाया, देश तो साफ हुआ ही लेकिन दुनिया की नज़र भी साफ हुई। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, ये जो बयान आया है एरिक का, वो ऐसे समय पे आया कि कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो मामला था, उसको लेकर कई देशों ने भारत पर टिप्पणी की। भारत के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई कि किसी और देश को भारत के किसी भी मामले में इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं, वो बहुत बड़ा एक बयान था जिसको लेकर के सारे देश में कहीं ना कहीं देखिए भारत को कमजोर करने की, अमेरिका को आप अपना बहुत अच्छा दोस्त तो नहीं मान सकते, क्योंकि वक्त वक्त पे वो हमेशा अपने आप को ये प्रूफ कर देता है कि कहीं ना कहीं जब भी किसी चीज की जरूरत होती है वो साइड लाइन होता है, क्योंकि अपने हित के लिए। क्योंकि देखिए राजनीति का अर्थ यही है, कोई भी देश अपनी राजनीतिक स्वार्थ के हित से आगे, अपनी जनता के हित से आगे नहीं सोचता। भारत भी उसी तरह से, भारत पहले पोलाइट रहता था, कोई बयान कुछ देता था तो नॉर्मली अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता था, लेकिन आज की कंडीशन में भारत हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देता है। और अमेरिका का ये जो स्टेटमेंट है, जो एरिक का जो स्टेटमेंट आया, वो ये ऐसे समय पे आया जिस समय की कुछ दिन पहले ही उनको इन सारे विषयों को लेकर के राजदूत को बुला करके डांट फटकार लगाई गई थी। तो ये अपने आप में मायने रखता है कि भारत का वर्चस्व किस तरह से है। एस जयशंकर की जो भूमिका है उसको इन सारी चीजों से नकारा नहीं जा सकता। एक अच्छी कमांड किसी
देश के अगर विदेश मंत्री की रहती है तो जरूर उसका इफेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, चाहे वो आप कनाडा की बात कर ले, रूस की बात कर ले, जर्मनी, जापान की बात कर ले, ये सारे हमारे ऐसे देश हैं, इजराइल की बात कर लूं, ये कहीं ना कहीं हमारे मित्र देश रहे, तो इनके साथ हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे। इनके बयान जब हमारे लिए आते हैं तो वो हमारे लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं, मतलब क्योंकि नॉर्मल है, हमारे संबंध हम कभी खराब नहीं कर सकते। लेकिन जब भी अमेरिका को दबाव की राजनीति करनी होती थी, वो क्या करता है कि जिस भी देश से उसके संबंध खराब होंगे उसके लिए कोशिश करता है कि उन देशों से दबाव बना करके, जो भले उनके मित्र ना हो लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करना चाहते हो, ऐसे देश पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती थी। ने एक और बयान दिया है, उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर, यानी कि जो नागरिकता संशोधन कानून है, उसको लेकर हमारी निगाहें लगी रहेगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम चिंतित हैं। क्या ये दो राहें नहीं है अमेरिका की? एक तरफ वो भारत के समर्थन में, भारत के पक्ष में टिप्पणी करते हैं, भारत को साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन हाँ, इसी विषय पर उन्होंने कहा, उसी कार्यक्रम, उसी इवेंट में उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर भारत पर हमारी निगाहें बनी रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका की दो राहें नहीं है? जी, इसी विषय को मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक हित में, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने एक और ऐसा स्टेटमेंट दिया तो भारत कठोर उसके प्रति कार्रवाई करेगा। तो क्योंकि कोर्ट का, उच्च न्यायालय का भी आदेश कल जिस तरह से आया सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल से संबंधित, तो उस पे तो वो अपना बयान नहीं दे सकते थे। तो उनको कहीं ना कहीं बैलेंस बिठाने के लिए इस तरह का बयान देना था। इस बयान को लेकर हमें इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है मनीष जी। हमें समझना पड़ेगा उस राष्ट्र की जो विश्व शक्ति बनकर अमेरिका जिस तरह से धाक जमाने की कोशिश करता है, ये उसी का एक पार्ट है। हमको कोशिश ये करनी है कि हमारा वर्चस्व कम ना हो, उसके लिए काम करता जिस तरह से भारत है। चाहे कोरोना में वैक्सीन बांटने का मामला हो, चाहे जापान में जब सुनामी आई, भूकंप आया, या तुर्की में जिस समय, ये हमारे तुर्की एक तरह से देखा जाए भारत का कभी भी सपोर्टिव राज्य नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी भारत ने जैसे इन देशों के साथ काम किया, तो ये विश्व मंच पे पता चलता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं, चाहे आप उसके विरोधी हो या आप उसके पक्षधर हो, लेकिन बुरे समय में वो सब सब देशों के साथ खड़ा रहता है। तो ये चीजें मायने रखती हैं। भारत ने दुनिया के हर देशों की मदद की है। अभी आपने टर्की का यहाँ जिक्र किया, टर्की में जब विनाशकारी भूकंप आया था, 10,000 से ज्यादा लोगों की वहां पर डेथ हुई थी, तो सबसे पहले भारत ने वहां पर मानवीय सहायता भेजी थी। मानवीय सहायता के साथ भारत ने एक मानवता की मिसाल भी पेश की थी कि भले ही आपके हमारे संबंध कैसे हो, लेकिन मानवता हमारे लिए पहले है। रमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अमेरिका के कई देशों से नहीं पट रही है, चाइना से अमेरिका की नहीं पट रही है, रूस से अमेरिका की नहीं पट रही है, अफगानिस्तान से अमेरिका के सेना को वापस बुला लिया गया, उसी तरीके से इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका दबाव में तो है। और क्या यही वजह है कि वो भारत का साथ लेना चाहता है, क्योंकि बिना भारत के उसकी राजनीति नहीं आगे बढ़ पाएगी या दुनिया में उसकी धाक नहीं चम पाएगी? देखिए, यहाँ पर मनीष जी दो बात है। एक तो ये वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में अमेरिका के राजदूत का बयान, और दूसरा उनका ये कहना कि यहाँ संस्कृति में सीखने के लिए आता हूँ। मैं पहले 1 मिनट में भारत की संस्कृति से दुनिया ने कैसा सीखा है उसके 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था ईसा से 300 साल पहले, तब उनके गुरु अरस्तु ने कहा था कि वहां से जाकर के लाओ, तो वहां से ज्ञानियों को लाना और ज्ञान लेकर के आना। आइंस्टीन ने जब ऊर्जा का सापेक्षता का आविष्कार किया था करीब 100 साल 125 साल पहले, तब उन्होंने कहा था कि ये भारत के पुराणों में पहले से है। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात, केवल 400 साल पहले अगर इटली के वैज्ञानिक ब्रूनो ने कहा कि धरती गोल है, तो चर्च ने उसको सजाए मौत देकर के जिंदा जला दिया था सड़क पर। गैलीलियो ने अगर कहा कि धरती सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसको जेल में डाल दिया था। भारत में भूगोल शब्द ऋग्वेद में आता है, अथर्ववेद में आता है। अथर्ववेद में तो ये भी है कि सूर्य ने धरती को घुमा रखा है। इसका अर्थ है कि भूगोल है, धरती गोल है, उस सूर्य की परिक्रमा करती है। ये भारत में 4000 साल पहले से भी हमको पता था। एक बात हुई। दूसरा, भारत में जो कैलेंडर चलता है, युगाब्द अगर हम देखें तो 5126 युगाब्द इस समय शुरू है। बिल्कुल। जबकि पूरी दुनिया कैलेंडर जो बना पाई है केवल 400 साल पहले। ये जो 1900 2023 लागू है, ये पूर्ववर्ती जो गैगरियन जो पादरी था, उसने कैलकुलेशन करके उसको लागू किया। तो कुल मिलाकर के एक और उदाहरण देकर के मैं राजनीति पर आना चाहता हूँ। पूरी दुनिया जहां तक अभी तक आई है, हम उससे एक कदम आगे हैं। प्रसन्नता के लिए हैप्पीनेस तक पूरी दुनिया आई है, हम उससे एक कदम आगे आनंद तक आए हैं। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, आनंद का कोई बहुवचन शब्द नहीं है। पूरी दुनिया बीमारी का इलाज करने पर आई है। हम आरोग्य पर आए हैं कि वो इस परिस्थिति जहाँ की हमको कोई बीमारी ना हो। ये सारा का सारा था। 200
वैदिक आर्यों ने नाव में सवार होकर के यूनान की स्थापना की है। अगर आयरलैंड में खुदाई हुई है तो बस शिवलिंग के आकार का पत्थर निकला है जिसको उन्होंने नाम स्टोन ऑफ डेस्टिनी दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये भारतीय संस्कृति की प्राचीनता है। पूरी दुनिया ने भारतीय संस्कृति से सीखा है। इस समय अगर कहा है उनके राजदूत ने, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं राजनीति को बैलेंस करने के लिए किया है। भारत दुनिया की अर्थशक्ति, बढ़ती हुई अर्थशक्ति है। हम अभी 5वें पर आए हैं और अगर यही गति रही तो अगले 5 वर्षों में हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस समय अमेरिका की भी जो इकोनॉमी है वो गिर रही है। तो कुल मिलाकर के यद्यपि वो हमसे इकोनॉमिक ग्रोथ में आ गया है लेकिन उसका रेट गिर रहा है, रेट हमारा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसको भविष्य में भारत को ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। और एक और कारण है, अगर आप 50 साल पहले तक देखेंगे, 40 साल पहले तक देखेंगे तो पूरी दुनिया अमेरिका से ही शस्त्रों का आयात करती थी। हम भी वहां से बहुत सारी चीज मंगाते थे। अब भारत एक ऐसा है, एशिया के कई देश तो छोड़ दीजिए, यूरोप में भी हम निर्यात करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यूरोप के लिए, भारत के लिए गर्व की बात यह है, ये हम सबको अपने बच्चों को बताना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो अंतरिक्ष अभियान है ये दुनिया में सबसे सस्ता है। पिछले 4 वर्षों में भारत ने दुनिया के 18 उपग्रहों को लॉन्च किया, 18 देशों को उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी हैं। तो ये जो तरक्की हम कर रहे हैं, ऐसी तरक्की पर वो अब भारत की नाराजी या भारत की बेरुखी को लेकर के नहीं जीना चाहते। इसलिए मैं कल्पना जी की बात का समर्थन करूंगा कि अपने पुराने बयान को बैलेंस करने के लिए उन्होंने भारत की थोड़ी प्रशंसा की है। जी बिल्कुल ठीक है। रामानंद दुबे जी आपसे जानना चाहूँगा, तमाम चीज़ों का यहाँ जिक्र किया गया है। भारत पर जो बयान दिए जा रहे हैं, अमेरिका एक ऐसा देश नहीं है जिसने ये टिप्पणी की है। हम अगर पीएम मोदी के कई विदेशी दौरे अगर निकाल के देखें और उनका अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो कई देशों के प्रधानमंत्री, मैं जिक्र करूंगा कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे अभी गए वो, तो वहाँ के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। उसके बाद में जब ये इंडोनेशिया गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने इनको गले लगाया और कहा कि भारत सच्चा मित्र है। जो इमैनुअल मैक्रो है, उन्होंने कहा कि हमारी जो संबंध है भारत के साथ प्रगाढ़ है और हम चाहते हैं कि ये संबंध और आगे बढ़े। सभी देश कुल मिलाकर कि भारत की ओर निगाहों से, टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि भारत अब विश्वगुरु बन चुका है, बनने की कगार पर है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने तो लगातार विदेशी दौरे में रहे और वहां जा करके जो हमारे देश के लोग नई नई युवा वहां पे साइंटिस्ट थे, उनके साथ उन्होंने बैठक की। जो अच्छे उद्योगपति थे उनके साथ बैठक की। तो कई तरीके से उन्होंने विदेशों में जाके भारत का नाम रोशन किया। और चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वहाँ की व्यापारिक संबंधों की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है। इसीलिए आज हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने के कगार पे है। कई देशों के जो आंतरिक विवाद थे उनमें समझौता किया मोदी जी ने। तो कुल मिलाकर के जब से इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला तब से विदेशों में जा करके, अमेरिका में जैसे क्लिंटन थे, उनकी बराबर दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। इसी तरीके से अनेकों देशों में उन्होंने गए और आतंकवादी गतिविधियों के बारे में भी उन्होंने बात की। पाकिस्तान कभी भारत के ऊपर आंख उठा के देखता था। बिल्कुल। और हमेशा कहीं न कहीं पड़ोसी देश उसका वो पाकिस्तान का मतलब संरक्षण भी देते थे। वहां पर भी प्रधानमंत्री जी ने समझौता किया। तो कुल मिलाकर के चाहे आतंकवादी गतिविधियां हो उनको रोकने में काम किए, अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में काम किए, औद्योगिक क्षेत्रों में काम किया। और भारत में राजदूत जिस तरीके से विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ चाहे अल्पसंख्यकों के लिए हो, चाहे अभी ताजा मामला केजरीवाल का मामला हो, जो पूरे विश्व के लोग किरकिरी कर रहे थे, उसमें इन्होंने
जवाब दिया। बिल्कुल, यूएनएससी में ये मुद्दा उठा था, तब यूएनएससी में जो भारत के विदेश मंत्री है उन्होंने कहा कि जो मानव अधिकार हैं या चाहे डेमोक्रेसी है उस पर हमें ज्ञान देने की किसी को जरूरत नहीं है। ये कुल मिलाकर के न सिर्फ एक देश को जवाब था बल्कि पूरी दुनिया को जवाब था। जी, तो जिस तरीके से इन्होंने बड़े सहज और सरल तरीके से जवाब दिया तो निश्चित तौर पे ये प्रशंसनीय कार्य है और इसी कारण से अमेरिका के राजदूत ने ये कहा है कि यदि किसी देश को भविष्य देखना है तो भारत आइए, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री हुए तब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तब से यहाँ ना तो कोई ऐसा बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, ना किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो इसलिए इन्हीं सब चीजों को देख करके उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से कहा है भविष्य देखना है तो आप भारत आइए। अजय श्रीवास्तव सर, आपसे जानना चाहूँगा, अभी चाइना का जिक्र छड़ा था तो भारत के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा, अभी किसी एक फंक्शन में उन्होंने कहा था गुजरात के में कि उन्होंने कहा कि ये 1962 का भारत नहीं है, हम 2024 के भारत है। 14 के बाद में हमने भारत की जो तस्वीर बदली है उसको अब दुनिया को आंख दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम घर में घुसकर मारने वाले लोग हैं। इस बयान के बाद में एक ऐसा संदेश गया कि शायद अब भारत वैसा भारत नहीं रहा, पुराना भारत नहीं रहा, अब भारत अब दुनिया में अपनी धाक जमा सकता है। इस बयान को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि ये बयान और वो बयान दोनों के सिमिलर माने जा रहे हैं? देखिए मनीष जी, पहले तो जो आपने मेन सब्जेक्ट बताया था उसके बारे में मैं कहूँगा कि पहले भी बराक ओबामा ने अपने यहाँ एक संबोधन में कहा था, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिकी बच्चों तुम संभलो, नहीं तो भारत और चाइना के बच्चे तुमसे आगे निकल जाएंगे, अपना मैथ्स और अपना इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करो। तो वो एक बात थी। आज जो बात कही है वो अमेरिका ने उस संदर्भ में कही है। और दूसरी बात आपने चाइना की बात कही, तो चाइना जो है इस समय जो है विदेश में हमारा एक परचम और फैला है। जो देखिए जो एमबीए जो लोग करने जाते हैं ना, वो एमबीए कुछ नहीं है। एमबीए जो कुछ है वो एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यदि किसी का वो एचआर अच्छा है ना तो ये समझिए कि वो पूरी कंपनी बहुत अच्छी चलेगी। कौन से वो सीईओ अच्छे सेलेक्ट करता है, कैसे करता है। तो मोदी जी ने जो एस जयशंकर जी को विदेश मंत्री बनाया है, तो जो मतलब मेरा ये जो आकलन है कि हेनरी किसिंजर के बाद में यदि कोई दुनिया का सबसे ज्यादा सक्सेस कोई विदेश मंत्री है, मोसे दयान और आपका हेनरी किसिंजर, उसके बाद यदि कोई सबसे सक्सेसफुल विदेश मंत्री हैं तो वो एस जयशंकर हैं। क्योंकि उनकी जो कूटनीतिक बातें हैं उसके कारण अमेरिका भी रहता है, वो चाइना को भी वो कर देते हैं। और चाइना को उन्होंने समझा दिया कि आप अपने हिसाब से भौगोलिक हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारा जो है वो आप हमारे उसमें रहेंगे। तो जो जिस ढंग से समझाने की बात होती है वो उस भाषा में उसको समझा देते हैं। जिस प्रकार से कि योगी जी गुंडा और असामाजिक तत्वों को समझाते हैं, उसी ढंग से जो है आपका हमारे विदेश मंत्री जो हैं, जो विदेश के अराजक तत्व हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, इन लोगों को, अफगानिस्तान है, इनको अपनी भाषा में समझा देते हैं। जैसे ही जब सीएए का प्रकरण आया और उन्होंने कहा कि हम नजर रखे हुए हैं, तो उन्होंने कहा आप पहले सीएए पढ़ तो लो, ये क्या है, ये हमारे विभाजन की विभीषिका है जो हमारे पूर्वजों की गलती के कारण आज सब लोग भुगत रहे हैं। तो वो एक है कि वो अपनी स्पष्टवादिता, अपने समझाने के तरीके और उस ढंग से कर देते हैं। और जहां तक है कि यदि उन्होंने कहा है तो हम लोगों को ये सोच के मतलब नहीं हो जाना चाहिए कि उन्होंने कह दिया तो हम बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए या एवरेस्ट के हमने शिखर को छू लिया। नहीं, अभी बहुत कमी है। भारत गुलाम क्यों हुआ था? भारत में ऐसी कौन सी कमी थी कि मुट्ठी भर लोग आ जाते थे और वो कब्जा कर लेते थे? क्योंकि हम जातियों में बटे हुए थे। आज जब अयोध्या में राम मंदिर बना तो आज ये समझिए कि सनातन समाज है वो एक मंच पे आया। हमें सीखना होगा उस इजराइल से जहां पर कि अटैक हुए, हमास ने 5,500 रॉकेट एक दिन में दागे और उसके जो ये वाली बात नहीं थी कि उन्होंने जवाब दिया। सबसे बड़ी वाली बात ये थी कि पूरी दुनिया में जहां उनके विशेषज्ञ थे, डॉक्टर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो सारे के सारे दुनिया के एयरपोर्ट पर इसलिए खड़े हुए थे कि आज मेरा देश इजराइल संकट में है और मुझे जाके एक सैनिक के रूप में वहां काम करना है। तो ऐसे देशों की हमें बराबरी करनी होगी। उन देशों से हमें सीखना होगा
कि कहाँ हम कहाँ कितने पीछे रह गए। बिल्कुल। ये जो बातें हैं, ये नहीं है कि विदेश मंत्री ने कोई हमें प्रमाण पत्र दे दिया, वो एक कूटनीतिक व्यक्ति है, वो जो अपनी बात कहते हैं उनकी कूट रचना रहती है कि वो किस ढंग से भारत से संबंध बनाए रखें। यदि उन्होंने कोई गलती की, उन्होंने कहा कि केजरीवाल से, जब न्यायपालिका जब केजरीवाल के खिलाफ है, और कल यही बात एक बड़े कांग्रेस नेता से जब मेरी हो रही थी तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा कि अर्जुन सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट ने सीधी टिप्पणी नहीं की थी और आपने आला कमान, कांग्रेस आला कमान ने उनसे इस्तीफा ले लिया था, और आज केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट ने सबसे सख्त टिप्पणी की है और आप उनके इस्तीफे के समय मौन है। तो वो कहने लगे कि देखिए अभी चुनाव चल रहा है, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो, तो उनने मुझसे कहा कि देखिए अभी चुनाव चल रहा है और इस समय आप मुझसे इस प्रकार के प्रश्न ना पूछें कि कोई विवाद आप खड़ा कर दें। तो वो मुझसे ये कह के चले गए। तो मेरा कहने का प्रश्न यही है कि जो बातें होती हैं, जो कूटनीतिक बातें होती हैं, उस संबंध में हमें समझना होगा कि जिस प्रकार से कि मतलब मैंने बताया ना आपको कि मोदी जी का जो मैनेजमेंट है वो HR मैनेजमेंट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट है। आज जो तारीफ मिल रही है S जयशंकर के कारण मिल रही है, भारत के कानून व्यवस्था की यदि कोई तारीफ मिल रही है तो वो अमित शाह के कारण मिल रही है, और यदि प्रशंसा मिल रही है तो योगी जी के कारण मिल रही है। यदि हमारी सीमाओं पर यदि जो एक अंकुश लगा है कि जहाँ की मतलब पूरा चेंज हो गया था, असम जो एक संकट में था उसमें वहां हेमंत विश्वा शर्मा जैसा उन्होंने ढूंढा, एक उत्तराखंड था देवभूमि, वहां मझारों के मतलब ढेर लग गए थे, तो वहां पर उन्होंने एक धामी जैसा एक अच्छा व्यक्ति बिठाला। तो जो एक HR मैनेजमेंट है वो जो है इस सारे प्रशंसाओं का पात्र है। बिल्कुल ठीक है। आपने कई चीज़ों का जिक्र किया है, यहाँ इकोनॉमी का जिक्र किया आपने। राधा वल्लभ सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ब्रिटेन और दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश है उनको पछाड़कर भारत हाल ही में अभी पासी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। टेस्ला की भी यहाँ पर दिलचस्पी है। एलोन मस्क ने भी कहा कि हम भारत आएंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम भारत में निवेश बढ़ाना चाहते हैं, हमारी दिलचस्पी है। इसके अलावा और जो दूसरी कंपनियां हैं उन्होंने भी यहाँ पर भारत में आने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन किन सेक्टरों में भारत को भी काम करने की जरूरत है? मैं बात शुरू करता हूँ विश्व गुरु से। बिल्कुल। आप लोगों ने रामायण पढ़ी है और हमारे यहाँ पुष्पक विमान चलता था, तो हमारे यहाँ की सारा कल्चर ये विदेशी लोग ले गए और उस पर उन्होंने थीसिस किया, उस पर उसको अपनाया, अपनाने के बाद और फिर उसको कॉपी किया उन्होंने, उसको कॉपी किया बिल्कुल, और उसको डेवलप्ड किया उसको। हम लोग उसमें पीछे रह गए। बिल्कुल। क्यों? उसके पीछे का कारण है कि हमारी जो सरकारें थी, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ 60 साल का, 60 साल की सरकारों ने उसको धकेल के पीछे कर दिया। उन लोगों ने अपना निजी स्वार्थ देखा। अब हम कई जगह जाते हैं तो लोग बात करते हैं कि साहब हमारे यहाँ पुष्पक विमान हुआ करता था, ये हेलीकॉप्टर और ये आपके विमान और अंतरिक्ष में जाना, ये तो मैंने कहा ये तो अपने यहाँ बहुत पहले हो चुका है। फर्क ये हुआ है कि हमारे यहाँ इस चीज को आगे बढ़ने नहीं दिया। अब आज जहाँ तक प्रश्न उठता अमेरिका का, बिल्कुल, तो अमेरिका ने शुरुआत क्या की थी, मतलब मैं तो सीधा सीधा शब्दों में ये कहूँगा कि ये अंग्रेज जो आए थे देश में, हमारे देश में आए, हमारे देश का दोहन किया। दोहन करने के बाद जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की वजह से कि मैं बात को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हाँ। उस समय जो इकट्ठी हुई थी भारत की जनता, और उस जनता ने अंग्रेजों को भगा दिया था। इससे पहले भी यही बात हुई थी कि जो विदेशी आक्रांता आए थे वो सामना नहीं कर पाए भारत के लोगों का। तो भारत तो विश्व गुरु है। और उसके बाद ये जो अभी इस दौरान जो तरक्की हो रही है, हमारे यहाँ अंतरिक्ष में हम चांद पर सबसे पहले पहुंचे। बिल्कुल। बाकी देश कहाँ रह गए? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए ना। बिल्कुल। बाकी लोग अब धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो हमारी है ना। बिल्कुल। हमारा पुष्पक विमान, और उसके बाद में आपको याद है हमारे यहाँ नारद जी हुआ करते थे। बिल्कुल। नारद मुनि, ठीक है, हम लोग उन पत्रकार हैं तो उनको नारद जयंती पर याद करते हैं। नारद जी की इच्छा शक्ति इतनी तीव्र थी कि उनको कब कहाँ पहुँचना है वो प्रकट हो जाते थे। तो भारत के पास पता नहीं क्या क्या चीजें थी
लेकिन वो विलुप्त होती चली गई और उसके पीछे का कारण हमारी मानसिकता को सिकोड़ के रख दिया था। बिल्कुल ठीक है। विभांशु जोशी जी, जैसा कि शारदा वल्लभ जी ने कहा कि जो दुनिया में डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दुनिया हो, चाहे किसी प्रकार का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वो देन भारत की ही है, क्योंकि भारत में ये सबसे पहले हुआ करता था। पुष्पक विमान का जिक्र किया, तभी आज हम हेलीकॉप्टर्स वगैरह या जहाज़ वगैरह देख पा रहे हैं, ये भारत की देन है। और भी कई चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। मैंने एक सवाल और किया था कि भारत को किन सेक्टरों में काम करने की ज़रूरत है, और जैसा कि पहले की सरकारों की बात हुई, तो क्या भारत एकदम से इतना बड़ी शक्ति बनकर उभरा है ये तो, या धीरे धीरे ऐसा हुआ है? क्या एक सिरे से खारिज कर देना पिछली सरकारों को ये सही रहेगा क्या? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का यदि आप 2014 का जो घोषणा पत्र देखें आप, जिसको डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी उसकी अध्यक्षता थी, तो उसमें साफ तौर पर जो उनका नारा था वो था एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो जो एक भारत की बात अभी हो ही रही है, हम श्रेष्ठ भारत की जो आज बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका सहित दुनिया के तमाम लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं, तो जो श्रेष्ठ भारत है उसको बनाने के लिए उस घोषणा पत्र में साफ तौर पर कल्चरल हेरिटेज को डेवलप करने की बात कही गई थी। राम जन्मभूमि वाले विषय पे भी उन्होंने यही कहा था कि हम इसका सांस्कृतिक उत्थान करेंगे, जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसके अनुरूप इसका। तो इस तरीके से श्रेष्ठ भारत बनाने का भारतीय जनता पार्टी का पूर्व 2014 से ही संकल्प और उनका जो घोषणा पत्र में कहा गया था। और ये जो आज ये बात अमेरिका के राजदूत जो भारत में है उन्होंने कही, यही सिर्फ नहीं है, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया में इस तरीके की बात हो रही है। हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ भारतीय संस्कृति को बड़े महत्व के साथ देख रहा है। हमने पिछले 2 साल पहले हमने बंगाल के दुर्गा पूजा को जो है वर्ल्ड हेरिटेज है, उसमें यूनेस्को लिस्ट में शामिल होते देखा। हमने पिछले दिनों गुजरात के डांडिया को यूनेस्को लिस्ट में शामिल होते देखा। तो ये बात जो आती है वो इच्छा शक्ति की आती है। आप उस इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे तो कार्यों में परिणाम मिलेगा। हमें याद आता है जब पहली बार अपने भारत के नासा अपने भारत के उपग्रह भेज रहे थे तो असफल हुए थे। बिल्कुल। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए और उनका वहां हौसला बढ़ाया। इसरो गए थे, कंधे पे थपथपी दी कि नहीं आगे बढ़ो, मैं फिर से तुम्हारे साथ। इसरो चीफ को। और फिर हमने दोबारा उस सफलता को प्राप्त करा और दक्षिणी ध्रुव पर हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त करी। तो ये होती इच्छा शक्ति। करने के लिए भारत के लोग बहुत सक्षम है, करना भी चाहते हैं, लेकिन हम उनको वैज्ञानिक दृष्टि से उनको आगे बढ़ने की ताकत देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। और उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम भी दिया पीएम। बिल्कुल, उन्होंने दिया। तो इसी तरीके से श्री मोदी जी ने भारत को पूरे दुनिया में लेकर आगे गए। पिछले ही दिनों हम देखते हैं लक्षद्वीप वाला विषय जो है, किस तरीके से उन्होंने लक्षद्वीप को पूरे दुनिया में प्रमोट किया, उसके बारे में लोगों के सामने जागरूक किया। तो इस तरीके से भारत को पूरे दुनिया के सामने रखना यह एक महत्वपूर्ण विषय है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है अनेक क्षेत्र हैं। डिजिटल इंडिया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों का बड़ा दबदबा है। यदि जैसा कि आपने पूछा था कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पे काम किया जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और भारत का उसमें, भारत के लोगों को और भारत का दबदबा आने वाले समय में उस पर कायम होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल ठीक है। कल्पना शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि विभांशु जोशी जी ने कहा कि जो सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर पीएम मोदी ने रखा है, शायद यही कारण है कि आज दुनिया में भारत की धाक जमी है। लेकिन क्या सिर्फ सांस्कृतिक विरासत के बूते पर ही भारत को आगे ले जाना इतना मुमकिन था या संभव था, या सिर्फ एक ही सेक्टर है जिसमें भारत ने इतनी सफलता हासिल की है? कई सारे सेक्टर मिलकर के काम कर रहे हैं, कई सारे सेक्टरों में भारत ने उपलब्धि हासिल की है। लेकिन जिस प्रकार से हम सांस्कृतिक विरासत की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो उसमें भी हमको थोड़ा चर्चा करने की जरूरत है। बिल्कुल मनीष, सबसे बड़ी बात है कि अगर सांस्कृतिक की मैं बात करूं विरासत की, तो वो बहुत छोटा सब्जेक्ट नहीं है। उसको अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो वो बहुत मायने रखता है। किसी भी देश को
ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। तो उसमें तो भारत का अपने आप में ही उसका कोई सानी नहीं है। भारत की अगर तुलना किसी भी देश से की जाए तो मैं नहीं समझती कि कोई भारत की बराबरी कर सकता है, अगर संस्कृति की मैं बात करूं। लेकिन उसके साथ साथ भारत ने जिन विषयों को लेकर के भारत कहीं ना कहीं बैकफुट पे था। अगर मैं एक छोटी सी बात मनीष आपको बताऊं कि कोरोना से कुछ दिन पहले की बात है, जब हमारे एस जयशंकर को ये पता चला था कि हमारे यहाँ जो वीज़ा है, जो यूएस का वीज़ा लगता है, उसमें हमारी वेटिंग 2 साल या 2 साल से ऊपर हो जाती है, लेकिन वहीं चाइना को सिर्फ 4 दिन लगते थे। तो भारत ने जब जाकर के वहाँ ये बात रखी कि भाई इतना समय हमारे लिए क्यों लगेगा, उन्होंने अपनी जो नीति थी उसमें बदलाव करा और आज ये कंडीशन है कि भारत सिर्फ 2 हफ्तों में, 2 या 2.5 हफ्तों में भारत के जो भी नागरिक वहाँ के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं उनको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति, देखिए विरासत ये एक अलग विषय है, हमारी संस्कृति, क्योंकि हमारा डिस्कशन वर्ल्ड वाइड है। हम जिस विषय पे इस समय बात कर रहे हैं वो एक ऐसा है कि जिसमें हमको ओवरऑल बात करनी पड़ेगी कि किन कारणों से किसी भी देश को भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो ना चाहते हुए भी। देखिए कोई भी देश ये नहीं चाहता। अगर मैं बात करूं, अभी आपने एक रिसर्च अगर देखी होगी जिसमें बाइडेन, जिसको बहुत कम समय हुआ है राष्ट्रपति बने, सुनक की बात कर लूं, ऋषि सुनक को बहुत कम समय हुआ, इनका ग्राफ जितनी जल्दी बढ़ा उतनी जल्दी गिरता चला गया। लेकिन वहीं अगर मोदी की बात करें, 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद, देखिए 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाती है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं किसी सरकार को डाउनफॉल करने में। ऐसी स्थिति में भी अगर आज भी भारत में मोदी जी का और वर्ल्ड वाइड वही कंडीशन उसी ग्राफ में वो बने हुए हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं हर एक इच्छा शक्ति किसी भी देश की उस देश के राजा पे निर्भर करती है। राजा इन द सेंस प्रधानमंत्री तो वो कहीं ना कहीं है, वो देश को आगे किस तरह से ले जा रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। और अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो वो भी ये अच्छे से जानते हैं कि वहाँ 40 लाख अरब डॉलर जो है ना, भारत के जो व्यापारी हैं उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। वहाँ की 35 या 38 मेरे ख्याल से लाख पॉपुलेशन है जिसको वहाँ रोजगार दिया जा रहा है हमारी कंपनीज द्वारा। तो कहीं ना कहीं कोई भी स्टेटमेंट कोई भी कंट्री इसलिए नहीं देना चाहेगी। और मैं सिर्फ एक देश की बात क्यों करूं, चाहे इजराइल की बात कर लूं, वहाँ पे भारत ने जिस तरह से साथ दिया। रूस को अगर आवश्यकता थी कि कोई उनसे सामान खरीदे, ऐसी कंडीशन में जिस समय हमको रोका जा रहा था कि आप ऐसे देश से सामान नहीं खरीद सकते, लेकिन भारत ने इच्छा शक्ति जताई कि भाई मेरे देश का हित कहाँ से हो सकता है, मैं उस पर काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मायने रखती हैं, जिसकी वजह से आज भारत का का पूरे विश्व मंच पे लग रहा है। चाहे आप देखिए जब 370 धारा हटी उस समय कोशिश ये की गई थी कि कहीं ना कहीं हमको वर्ल्ड वाइड बैकफुट पिक कर दिया जाए, लेकिन भारत ने जिस तरह से यूएन में अपनी बात रखी, ये सारी चीजें बताती हैं कि किसी देश को हाई लेवल पे पहुंचाने के लिए अगर विश्व शक्ति बनानी है तो उसके लिए जिन जिन चीजों की आज की स्थिति में अगर हम पुरानी बातें करें तो हमारे पास क्या नहीं था। हमारे पास अगर संजय धृतराष्ट्र को बैठ करके टीवी पे पूरी रामायण दिखा रहे थे, एक तरह से देखा जाए हमारे यहाँ सब चीजें थी, लेकिन उस इतिहास को अगर हम देखें वो हमारे जीवन के जीने की एक शैली है जिसको हम भविष्य में आगे ला सकते हैं। लेकिन हम उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं ये सिखाया हमारे जो कल्चर है हमारा, उसकी वजह से हम उसको रोक के रखा। आप देखिए अगर जिस तरह से सब बात कर रहे थे, आप देखिए कितना लंबा समय रहा हमारे यहाँ मुगलों का आक्रमण रहा, हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन रहा, उसके बाद भी अगर हमारी संस्कृति जिंदा रही तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि देखिए सरकारें तो आती जाती हैं, अगर 60 साल के कार्यकाल को हम बिल्कुल नकार दें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि काम हुए हैं। उस समय भी रोजगार, देखिए कोई देश अगर कोई कमरा खाली है आप उसमें नींव खड़ी करते हैं, उसमें समय लगता है, ऐसा नहीं होता एक दिन में पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। हर किसी की भूमिका है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन हम किसी एक पार्टी को इसके लिए क्रेडिट पूरा दे दें ये संभव नहीं होता। यही मैं कहना चाह रहा था। बिल्कुल रमेश शर्मा जी बिल्कुल ठीक कहा कल्पना शर्मा जी ने, किसी एक व्यक्ति एक पार्टी को इसका लेकिन मनीष इसमें लास्ट में कर दूं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आज की सरकारें अच्छा काम नहीं कर रही। नहीं, काम ठीक कर रही है, सरकारें ठीक कर रही काम, कोई भी सरकार हो उन्होंने हमेशा देश को आगे रखा है। रमेश शर्मा जी, अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल को देखें और उनके कार्यों को देखें, किन कार्यों को हम अभी डिस्कशन का हिस्सा बना सकते हैं? ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो कांग्रेस ने किए और आज शायद वो भी दुनिया में, भारत जो दुनिया में आगे बढ़ा है उनके कामों की वजह से वो काम याद रखे जाएं? देखिए मोटे तौर पर एक बात ये समझ लीजिए, इसमें कोई शक नहीं कि पुरानी सरकारों ने भी काम किया है, लेकिन उनके काम में विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं राजनीति इसमें बहुत ज्यादा थी। उनकी नीतियों में और निर्णयों में अंग्रेजों का प्रभाव बहुत ज्यादा था।
इस कारण भारत की संस्कृति या भारत का जो राष्ट्रीय विकास था वो गति नहीं पकड़ पाया। ये ऐसा नहीं है कि वो शून्य पर रहा। हाँ। जिस तरीके से सूर्योदय होता है और उसमें करोड़ों पलों का बलिदान होता है तब सूर्योदय होता है, कोई एक पल अगर रुक जाएगा सवेरे का सूरज उग नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार उन्होंने नींव तो रखी, लेकिन चूंकि नींव रखने के साथ साथ उन्होंने बहुत अलग तरह की उनकी राजनीतिक भी बातें हुआ करती थी और कई चीजें थी अंग्रेजों का, जैसा कि मैंने कहा, उसके कारण देश की तरक्की की दिशा तीव्र नहीं हो पाई। मोदी जी के आने के बाद राष्ट्र और संस्कृति की जो आक्रामकता आई, तीव्रता आई, उसको पूरी दुनिया ने स्वीकारा। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जब पहली बार लंदन गए नरेंद्र मोदी, इनके सम्मान में वहां की महारानी ने भोज आयोजित किया। महारानी के सामने उन्होंने कहा कि अब भारतीय समुदाय से कहा कि अब तुम आंखों में आंखें डाल करके बात करो, अब भारत देश गुलाम नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस अमेरिका ने कभी नरेंद्र मोदी का वीजा कैंसिल कर दिया था कुछ लोगों के दबाव में, उसी अमेरिका ने जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो वो विश्व के पहले ऐसे राजनेता थे जिनको व्हाइट हाउस में भोजन के लिए आमंत्रित किया, जबकि अगले ने भोजन किया ही नहीं था, उनका व्रत चल रहा था। तो कुल मिलाकर के ये जो एक धाक है, तो ये जो धाक बनी हुई है और राष्ट्र और संस्कृति का विकास है। आप मुझे बताइए, 150 सालों से चल रहा था अयोध्या का मुद्दा, कहीं ना कहीं कुछ गति दी है कि उसने जाकर के आकार लिया है। तो राष्ट्र और संस्कृति की जो बात है, आज आप देख लीजिए किस तरीके से हम नव संवत्सर की बात चल रही है। भारतीय तीज त्योहारों में पहले कोई आता था वहां से विदेश, तो जानते हो वो कहाँ जाता था? वो एक मुर्दा घर जाता था, वहां 2 कब्रें गड़ी हुई हैं आगरा में जिसको सब लोग ताजमहल कहते हैं। लेकिन अब अगर कोई बाहर से आता है तो वो बनारस जाता है, वो अयोध्या जाता है, वो मथुरा जाता है। भारत की पहचान अगर है तो महाकाल से है, भारत की पहचान ओंकारेश्वर से है, वो बनारस से है, वो अयोध्या से है। अब अगर भारत के बाहर से लोग आ रहे हैं तो इन स्थानों पर भी जा रहे हैं। तो ये जो राष्ट्र भाव है, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक बोध, स्वत्व का बोध, ये जागृत हुआ है। यही चीज है जो भारत को प्रगति की ऊंचाई तक पहुंचा पाएगा। और मैं समझता हूं इसी दिशा में काम करने के कारण ये जो अमेरिका ने, जिसने 15 दिन पहले एक बयान कुछ अलग दिया था और उसको बैलेंस करने के लिए उसने एक दूसरा बयान इस तरीके से दिया, दुनिया अगर झुकेगी, क्योंकि अमेरिका को अगर देखेंगे, ठीक है कि उसने टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली थी, आर्थिक तरक्की कर ली थी, लेकिन अमेरिका के शासन चूंकि सारे के सारे मूल अमेरिकी नहीं है, वो सारे के सारे विदेशी लोग हैं। वो 500-600 सालों में वहां पहुंच करके अब राष्ट्रपति भी बन गए हैं। तो वो एक हमेशा से अवसरवादी रहे हैं और मौका देख करके पलटी मारने वाले लोग भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारत अगर अपने स्वत्व पर, अपने सिद्धांत पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं को गर्व करके आगे बढ़ेगा तो वो विश्व गुरु भी बनेगा और पूरी दुनिया सर झुकाएगी उसके सामने, जैसा अमेरिका के इस बयान से दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है। रामानंद यादव जी, आपसे मैं ये जानना माफ़ कीजिएगा रामानंद द्विवेदी जी, जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा कि पिछले 15 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए दूसरा बयान दिया गया है। अब का बयान देखें तो क्या वो डैमेज कंट्रोल करने का है या बाकी अमेरिका ये मान चुका है कि अब भारत को साथ लेके चलना ही पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, इसमें डैमेज कंट्रोल वाली कोई बात नहीं है। ये तो पूरे विश्व को मानना पड़ेगा कि भारत विश्व गुरु बन गया है, क्योंकि भारत की जो सांस्कृतिक, चाहे यहाँ राजनीतिक हो, अब आप देखिए कि राजनीति में विपक्ष कुछ बचे ही नहीं। ये किसकी देन है? मोदी की टेक्नोलॉजी की देन है। इसी तरीके से सांस्कृतिक के क्षेत्र में देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ धार्मिक, जैसे शर्मा जी ने बताया कि महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, यहाँ लोग, बाहर के लोग देखने आते हैं कि आखिर क्या यहाँ पे ऐसी चीजें हैं। विदेशी आके यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि क्या कारण है। बहुत से ऐसे विदेश के लोग आते हैं जो यहाँ दीक्षा ले रहे हैं, यहाँ के धर्म में ही बह रहे हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ की जो सांस्कृतिक, धार्मिक ये विरासत है, ये अनोखी है। यहाँ भगवान राम बसे, अयोध्या का इतना बड़ा वैभवशाली मंदिर जो बिना विवाद के बन गया। तो ये सब चीजें ये अपने आप में दिखाती हैं कि भारत एक विश्व गुरु है। बिल्कुल ठीक है। और टेक्नोलॉजी तो है ही है। जी बिल्कुल ठीक है। अजय श्रीवास्तव सर, जैसा कि रामानंद द्विवेदी जी ने बताया कि ये एक बड़ी विरासत है और यहाँ पर भगवान राम जैसे महापुरुष हुए, यहाँ
बुद्ध जैसे महापुरुष हुए, यहाँ पर कबीर जैसे संत हुए, और ये तमाम उन्हीं संतों, उन्हीं महापुरुषों की देन है कि आज भारत इतने विश्व पटल पर है। तब भी था भगवान राम के जमाने से और आज भी है। इससे पूरा का पूरा क्रेडिट क्या सांस्कृतिक विरासत को देना ठीक रहेगा, या टेक्नोलॉजी का भी इसमें कुछ समावेश हो सकता है? अंतिम टिप्पणी चाहूंगा सर। देखिए, पहले मैं आपसे सांस्कृतिक जो आपने बात की है, हमारे यहाँ जो है एक संस्कार वाली बात जो कि शर्मा जी भी, आदरणीय शर्मा जी भी कह रहे थे, तो हमारे यहाँ जो माता होती है वो निर्माता होती है। बिल्कुल। और अमेरिका एक संपन्न देश है, लेकिन उसमें वो संस्कार क्यों नहीं आ पाए? हाँ। हमारे देश में ही इसका एक उदाहरण आता है कि मतलब कुंती ने अभाव में रह के पांडवों को अच्छे संस्कार दिए थे, वैसे संस्कार गंधारी जो है अच्छे राज सुख में रहते हुए भी कौरवों को नहीं दे पाई। तो जो बातें आती हैं वो इस संबंध में आती हैं कि हमारे यहाँ जो माता निर्माता होती है वो बच्चे को किस प्रकार से पालती है, किस प्रकार से उसका निर्माण करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है, और उससे वो संस्कार देते हैं कि वो समाज में जाके सम्मान पूर्वक अपने जीवन को यापन कर सके। आज यदि कोई बात यदि अखर रही होगी, मतलब जो कमी अखर रही होगी यदि अमेरिका के जो राजदूत हैं उनके लिए, कि ये जो हम भारत में आए हैं तो इनका इतने अभाव के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हम लोगों के पास सारी संपन्नताएं हैं, शिक्षा का है और सारी बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बावजूद हमें वो सम्मान, वो सुख और वो शांति नहीं है जो हम भारतीयों के चेहरे में देखते हैं। तो वो सब कारणों के पीछे हमारा एक आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ होना भी है, आध्यात्मिक ज्ञान के हमारे पास में चरम सीमा होने पर भी है। और लेकिन चूंकि हुआ क्या कि बीच में हमारे यहाँ पर कुछ वामपंथियों की क्रांति हुई। 1920 में जब वामपंथियों की क्रांति हुई तो वहाँ पे एक लेनिनवाद चला, और उन्होंने उस प्रकार से भारत में भी आया कि हम बहुत बड़े परिवर्तन करेंगे, और उन्होंने जो हमारे बातें होती थी, जो हमारी टेक्नोलॉजी होती थी या हर्बल की कोई बात होती थी, तो ये कहते थे ये तो सब आप लोग डोकरिया पुराण कर रहे हैं, ये अंधविश्वास है, सिर दर्द होता है तो हम ये सैरिडॉन ले लेते हैं, एनासिन ले लेते हैं। लेकिन अब वो ये कहने लगे कि नहीं, इनके साइड इफेक्ट होते हैं, जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं ना, नुस्खे, वो वही काम करते हैं। तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमने अपनी विरासत संभाल के रखा है, वो सबसे बड़ी बात होती है। जहां तक रहा टेक्नोलॉजी का प्रश्न, तो टेक्नोलॉजी में भी हम लोग बहुत आगे हैं। आज मतलब अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें 33% जो मुख्य कार्यकारी हैं, जो सीईओ हैं, वो हमारे हिंदुस्तानी हैं। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि वो समर्पित होकर उस कंपनी के लिए काम करते हैं। किसी आपने सीईओ को ये नहीं देखा होगा विदेश में जाके कि उसने कोई बहुत बड़ी धोखाधड़ी की होगी। हमारा पड़ोसी एक मुल्क है, उस मुल्क के डॉक्टरों का मतलब आना सऊदी अरब में बंद है। उन्होंने कह रखा है कि इनकी फर्जी डिग्रियां होती हैं। वहाँ यदि सबसे सम्मान पूर्वक यदि कोई डॉक्टरी पेशे के लोगों को लिया जाता है तो पूरी अरब कंट्रीज में, तो वो भारत के हैं। तो एक अपनी संस्कार है, एक अपने वो हैं कि हम यदि देश में तो यदि थोड़ी बहुत चल सकते हैं, लेकिन विदेश में यदि हम जा रहे हैं तो हम अपने वो संस्कार जो हमारे मतलब पुरखों ने हमें दिए हैं, पूर्वजों ने हमें दिए हैं, हमें उन्हें लेकर जाना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपने कई चीज़ों पर प्रकाश डाला, और शायद यही वजह रही होगी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि इंडिया इज द बॉस। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही, चूंकि समय का अभाव है। आप सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया, और देखते रहिए आप लगातार देश न्यूज़। नमस्कार।